गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 12 सितंबर है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है उस पर हम लोग नज़र डालेंगे। ताकि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए वो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है उस पर हम लोग नज़र डालेंगे। ताकि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए वो महत्वपूर्ण रूप से सहायक हो। साथ ही साथ जितने भी पीटी फैक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फील करते हैं उससे रिलेटेड पीटी फैक्ट क्या है उस पर भी हम लोग नज़र डालेंगे। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव के साथ साथ जो भी पीटी फैक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं उसका लगातार उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। शिखा जी, आपके द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। लगातार आप पीटी फैक्ट के उत्तर दे रहे हैं। लगातार यह प्रवृत्ति जारी रखिए। आप में लगातार सकारात्मक बदलाव जरूर दिखेगा। और पीटी फैक्ट जो प्रश्न आप लोग को दिक्कत देता है करंट अफेयर्स में, स्टैटिक्स पार्ट में, वो धीरे धीरे सॉल्व होता चलेगा क्योंकि ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए तो युक्ति आईएएस का जरूर ऐप डाउनलोड कीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से, एप्पल स्टोर से। साथ ही साथ हमारा वेबसाइट भी है www.yuktiais.in पर, तो उसे लॉगिन करके विजिट कर सकते हैं, युक्ति आईएएस को देख सकते हैं। आपको युक्ति आईएएस पर नेक्स्ट मंथ से मैगजीन प्राप्त होगा जो मासिक रूप से आपके लिए उपयोगी हो सकता है। साथ ही साथ पीटी के टेस्ट सीरीज आपको 1 to 9 प्रकार के टेस्ट अवेलेबल हैं विभिन्न प्लेटफॉर्म पर, यूपीएससी से लेकर स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस और भी हिंदी स्टेट पीसीएस है उसके लिए, और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है उससे रिलेटेड पीटी फैक्ट अवेलेबल है। साथ ही साथ मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया जाता है यूपीएससी का, यूपी पीसीएस का, बीपीएससी का, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया जाता है। तो सभी का लाभ लीजिए आप युक्ति इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर और अधिकतम सकारात्मक बदलाव स्वयं में लाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो G20 सम्मेलन समाप्त हुआ। कुछ बदलाव आपको लगातार देखने को मिल रहा होगा। मैं 2 दिन से आप लोगों की चीज़ों को कवर किया था G20 में। तो देखिए, भ्रष्ट अधिकारियों को नहीं मिलेगा कानूनी कवच, संवैधानिक व्याख्या आई है जिस पर आप लोगों को ध्यान रखना है। यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 और 4 से रिलेटेड है जिसमें प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार से संबंधित टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संविधानिक पीठ ने स्थिति साफ कहा कि 2014 का फैसला पूर्व प्रभाव से ही लागू होगा। तो मैंने आप लोगों को याद है पॉलिटी की क्लास में यह कॉन्सेप्ट बताया है कि मान लीजिए 2024 में कोई निर्णय आ रहा है, 2023 में कोई निर्णय आ रहा है और वो भूतलक्षी प्रभाव से अर्थात पिछले पिछले डेट से, मान लीजिए 2011 हो सकता है, 2019 हो सकता है, के डेट से अमुक डेट मान लीजिए 1 दिसंबर हुआ, उस डेट से लागू करने का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यह कहलाता है कि पूर्व प्रभाव से या रेट्रोस्पेक्टिव से लागू कहा जाएगा, या भूतलक्षी प्रभाव इसे हम लोग कहते हैं, भूतलक्षी प्रभाव। ठीक है, इसके माध्यम से यह लगाया जाता है कि कोई अमुक वाद में जो भी न्यायालय में वाद गया है उसको जस्टिफाई करने के लिए उसके संदर्भ में चीज़ें लागू की जाती है। तो इसी संदर्भ में एक न्यूज अपडेट हुआ जिसे समझने की आवश्यकता होगी। भ्रष्टाचार से संलिप्त जो संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के अधिकारी अब कानूनी कवच से सहारे बच नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसा पहले प्रावधान था कि उनको छूट दी जाती थी, स्पेशल छूट दी जाती थी इन मामलों में, तो वो अब समाप्त कर दिया गया है। अब दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो एक्ट है उसकी धारा 61A शुरू से ही अप्रभावी और शून्य मानी जाएगी, अर्थात जिस जिस दिन से यह लागू है उस दिन से यह मान्य हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पीठ ने कहा कि धारा के 6A1 रद्द करने के लिए 2014 में दिया गया फैसला पूर्व प्रभाव अर्थात रेट्रोस्पेक्टिव से लागू होगा। इस धारा के तहत आला अधिकारी जो जांच की गिरफ्तारी में छूट दी जाती थी वो अब प्राप्त नहीं होगी। केंद्र सरकार संशोधन के लिए 2003 में जो यह एक्ट है, दिल्ली का जो एक्ट है, वो 6A1 के जोड़ी तथा उसके अनुसार भ्रष्टाचार के मामले को संयुक्त सचिव के स्तर या उससे ऊपर के अधिकारी के विरुद्ध जांच या कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार, ध्यान रखिएगा, 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा, मैं फ्लाइट मोड डालना भूल गया, 1 सेकेंड आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। चलिए, कभी कभी हो जाता है, याद नहीं रहती है तो चलिए आगे ध्यान रखिएगा।
अब बात आगे की जाएगी। तो इसी में बात आई थी, सुब्रमण्यम स्वामी मामला था, सुप्रीम कोर्ट का मामला था, सीबीआई बनाम निदेशक मामले में 2014 में दिए गए फैसले में जो दिल्ली का एक्ट था उसमें धारा 6A के तहत रद्द कर दिया गया और संविधान कानून संविधान क्या करता है, कानून संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत मिल रही समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, यह कानूनी सवाल पर आया 2014 का जो फैसला है पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगा कि नहीं। इस मामले में ध्यान रखिए, कानूनी लागू होने की तारीख 11 सितंबर 2003, सुप्रीम कोर्ट का जो कानून था रद्द करने का फैसला अपने तारीख से 2014 के बीच में हुए केस के जांच को लेकर फंसा हुआ था, जिस पर फैसला कल आ जाता है। और जो संविधान पीठ है जिसमें संजय किशन कौल थे, जस्टिस संजीव खन्ना जी थे, जस्टिस अभय ए के ओका, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस जे के माहेश्वरी, जो 5 सदस्यीय जो पीठ गठित की गई थी उसने क्या यह बोला कि स्पष्ट तौर पर कहा है कि 2014 में जो संविधान पीठ द्वारा सुब्रमण्यम स्वामी के मामले में धारा 6A(1) के रद्द करने का दिया गया फैसला पूर्व प्रभावी से लागू माना जाएगा। कुल मिलाकर बात की जाएगी कि इस धारा में जो पहले बात होती थी कि संविधान का अनुच्छेद 13A के मुताबिक संविधान लागू होने से पहले सभी कानूनों जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन करते हैं शून्य माने जाएंगे। जो भूतलक्षी प्रभाव मैंने आप लोगों को पॉलिटी की क्लास में कवर किया था, अगर पुराने स्टूडेंट है वो उनको पता होगा। आर्टिकल 13 ये कहता है कि अगर कोई ऐसा प्रावधान आपके हमारे संविधान में है जो किसी न किसी रूप से मौलिक अधिकारों का हनन नाम मात्र से भी कर रहा है तो वो क्या होगा कि वो उल्लंघन की स्थिति में शून्य माना जाएगा, अर्थात वो स्वतः यह माना जाएगा कि वो लागू नहीं होगा। ऐसी बातें की जाती है, बस उसे न्यायालय में जाके वह जस्टिफाई कराना होता है क्या यह सच में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है या नहीं। तो जब भ्रष्टाचार के मामले में जब आता है तो दिल्ली जो एक्ट है, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, उसके तहत यह बातें की जाती है। जो सचिव या उससे ऊपर के अधिकारी होते थे उनको भ्रष्टाचार के मामले में थोड़ा सा रियायत दिया जाता था। जो समानता के अधिकार का उल्लंघन होता था, क्योंकि सभी व्यक्तियों के लिए विधि समान है, विधि का शासन है वो बराबर है। तो इसके लिए यह 2014 से आपको मामले 2003 से मामला फंसा हुआ था, जिस पर 2014 में फैसला आता है, उसे वर्तमान में उसके संदर्भ में पुनः पुष्टि कर दी जाती है संविधान पीठ के द्वारा कि यह फैसला सही था। अर्थात कुल मिलाकर बात यह किया जाएगा कि सीबीआई बनाम RR किशोर का मौजूदा मामला 2004 का है, जिसमें अभियुक्ति भ्रूण लिंग परीक्षण के बदले रिश्वत लेने के आरोप पकड़ा गया था और अभियुक्ति ने DSPE एक्ट जो धारा 6A के तहत आधार पर बेहतर आरोप मुक्त करके मांग की शिकायत सीबीआई विशेष जज ने अर्जी खारिज कर दी, लेकिन हाईकोर्ट ने राहत दे दी थी उस समय। और बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और 2007 में इस केस में लंबित था। और ध्यान रखिएगा बीच में 14 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ के DSPE एक्ट की धारा 6A को रद्द कर दिया और मौजूदा मामले में कानूनी सवाल थे जी यह लागू कब से होगा, क्योंकि 2007 का मामला, 2004 का मामला, 2014 का 3 डेट हो रहे थे, तो ये लागू कब से होगा यह ट्रायंगल को समझाने के लिए संवैधानिक पीठ का गठन किया गया, जिसके आधार पर यह बताया गया कि आर्टिकल 13A जो कहता है यह कहता है कि जो मौलिक अधिकार किसी भी रूप से कोई भी नियम कानून किसी के मौलिक अधिकारों का हनन करता तो वो भूतलक्षी प्रभाव से आपको खारिज कर दिए जाएंगे। तो इसी का जस्टिफिकेशन आया है, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। यह रोड मैप होगा उन कार्यों के लिए कि क्या हम मौलिक अधिकारों के संदर्भ में इन अधिनियमों, इन तथ्यों को बदल सकते हैं या नहीं कर सकते। क्लियर है? तो आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, भारत की धरती से सऊदी अरब के क्राउन ने जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है सख्त संदेश अपने परंपरागत जो मित्र है पाकिस्तान उसको यह बात बोलते हैं कि पाकिस्तान को छोड़ना होगा आतंकवाद का रास्ता। क्लियर है ना? यह जरूरी भी है कि अब आतंकवाद को हर मंच पर हर तरीके से उसको क्या किया जाए, उसका विरोध किया जाए और साथ में संगठित होकर कार्य किया जाए। खुद पाकिस्तान को भी यह चाहिए कि यह काम करना चाहिए। रीजन उसके पीछे कल ही आपको पाकिस्तान के सैनिक काफिले पर आपको देखे होंगे कि हमला हुआ है। तो इस प्रकार से मैंने कभी आप लोगों को बोला था, अगर पुराने स्टूडेंट होंगे मेरे जो भी लोग,
वो स्वयं बताइएगा। मैंने आप लोग एक कॉन्सेप्ट दिया था, बताया था कि मान लीजिए आतंकवाद या इस प्रकार की कट्टर इस्लामिक जो परंपरा अपनाई जा रही है कुछ लोगों के द्वारा, जो जिहाद के नाम पर कुछ भी काम करने को तैयार है, किसी भी हद तक जाने को तैयार है। पूरा विश्व जब इस्लाम की प्रवृत्ति में आ जाएगा तो उसकी बात वो जो हत्या किनकी करेंगे, वो कट्टरवादिता किस पर अपनाएंगे, तो वो अपने ही लोगों पर अपनाएंगे। और ये लगातार पिछले 2-3 केस स्टडी से आप समझ सकते हो, वो चाहे सैनिक स्कूल पर बच्चों की हत्या हो, मस्जिदों में बम फोड़ा जाना हो, पाकिस्तान की बात मैं कर रहा हूँ, पाकिस्तान में जहां से आतंकवाद का जननी माना जाता है उस क्षेत्र की बात हो रही है। साथ ही साथ अभी हाल ही में काफिला पर पुनः सैन्य अड्डे थे, उस पर हमला हुआ, कुछ लोगों की मौत हुई। तो यह कहीं ना कहीं प्रतीक बताता है कि आतंकवाद अपना सगे लोगों को भी नहीं छोड़ता है। तो जो सगा नहीं है तो फिर दूसरे को ये कैसे छोड़ देगा। तो कहीं ना कहीं क्राउन को ये लगता है, सऊदी अरब क्राउन को, कि वो आने वाले समय में कहीं वहां भी घटना न हो जाए। इसी के संदर्भ में ये चीजें आतंकवाद को कंडेम किया गया, पाकिस्तान को ये चीज़ें बताई गई। और भी बातें हुई है सऊदी अरब रणनीतिक साझेदार परिषद की पहली बैठक में द्वारा साझा आपको बयान दिया गया, ये सब बातें की गई हैं। तो ये सब अपडेट करके चलना आपको है। दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान को आतंकवादी और चरमपंथी समूहों के लिए एक मंच या सुरक्षित पनाहगार के रूप में इस्तेमाल नहीं होने पर बात की है। अफगानिस्तान में जो हालिया बदलाव हुए हैं तो ये भी समझने की बात होगी। और मैंने यह बात उस दिन भी बोला था जब तख्ता पलट हुई थी, अमेरिकी लोकतांत्रिक तरीके से हटकर शरिया लॉ लाया गया था। और आप देखिए, किसी देश का अपना जरूर हो सकता है विचारधारा कि वो शासन प्रशासन को किस तरीके से चलाएंगे, ठीक है ना। अब शरिया लॉ से चलाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, शरिया लॉ से आप चलाइए, आपकी आवश्यकता उस तरह आपके देश में होगी तो जरूर चलेगा। पर इसके बीच में आतंकी स्वरूप नहीं होना चाहिए, ठीक ना। आतंकी स्वरूप कहने का मतलब है कि जो आप सशस्त्र विद्रोह करते हैं, जो खूने कत्ले आम करते हैं, आम आदमियों के हाथों में बंदूक देते हैं, उस वो प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। आप लोकतांत्रिक रूप से आप चीज़ों को क्या कीजिए, क्योंकि जितना भी अच्छा या बुरा हो, लोकतांत्रिक स्वरूप वर्तमान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत या उसे सफल बनाने का सबसे आसान तरीका माना जा सकता है, जिसमें सभी लोगों को सहभागिता प्राप्त होती है। इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को अपनाना बहुत ज़रूरी है। मैंने उस दिन भी बोला था, और आने वाले समय में देखिएगा अफगानिस्तान की तरफ यही प्रवृत्तियां होंगी तो ही विश्व उसे अपने मंचों पर अपने समान अधिकार देगा। नहीं तो आप सोचते हैं कि हम हथियार बंद आके अधिकार कर लेंगे और सत्ता लाएंगे, तो अपने सीमित दायरों में ही आप शासन कर पाइएगा। और सीमित दायरों में जिस दिन शासन करिएगा तो आप जनता को बेहतर सुविधाएं नहीं दे पाइएगा। जो वर्ल्ड में जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उसको आप अपना नहीं पाइएगा, जिसके आधार पर विरोध आपके यहाँ स्वयं कुछ कालांतर समय के बाद होगा, सिविल वार हो जाएगा। तो ये परिस्थितियां पुनः उत्पन्न होगी। इसको लेकर आपको काम पहले से करना चाहिए। ये बातें आपको सभी जगह लागू होती है। अब भारत और सऊदी अरब साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय अपराध, नशीले जैसे पदार्थों पर निर्णय लिया है कि हम साथ में काम करेंगे। अब लीजिए पीटी फैक्ट एक आ गया, पाकिस्तान पर सबसे बड़ी जीत हुई है कल, तो 228 रनों का जीत दर्ज किया गया है। तो ये पीटी फैक्ट होगा। तो मुझे एक पीटी फैक्ट आप बताइए, भारत का सर्वाधिक जीत दर्ज करने वाला स्कोर क्या है, जो सबसे अधिक अंक है। तो मैं बस आपको हिंट दे देता हूँ, श्रीलंका को हराया गया है, ठीक है ना, सबसे बड़ी जीत के साथ। वो कितने रनों का है तो वो रन आपको बताना, इसे पीटी फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही कोहली का आपको शतक विश्व में कौन सबसे ज्यादा लगाए हैं, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली दूसरे नंबर पर आ गए हैं। तो ये सब प्रश्न आपको पूछा जा सकता है पीटी फैक्ट के तौर पर, खासकर बिहार, यूपी जैसे क्षेत्रों में और भी स्टेट में। अब कोहिनूर सहित भारतीय कलाकृतियों को वापस लाने का अभियान तेज होगा। इस पर मैं पहले भी न्यूज कवर किया हूँ। तो G20 शिखर सम्मेलन में यह घोषणा पत्र में था, शामिल किया गया था कि तस्करी, चोरी सहित दूसरे तरीके से ले गई अपनी किसी भी पहचान कलाकृति को उस देश तक पाने का अधिकार होता। अर्थात किसी भी देश से कोई वस्तु चोरी की जाती है या किसी प्रकार के तस्कर उसे एक देश से दूसरे देश ले जाके बेचते हैं, तो उस ओरिजिन स्टेट को यह अधिकार होता है कि वो अपने इस कलाकृति को प्राप्त करें। तो इसी के संदर्भ में बातें की जा रही है। तो अब जल्द स्टार्ट होगा कोहिनूर सहित भारतीय कलाकृतियों को वापस लाने के लिए, क्योंकि घोषणा पत्र में आम सहमति बनी, तो सभी देश जो है इसको जस्टिफाई करेंगे। तो ध्यान रखिएगा,
अब तक 251 और प्राचीन धरोहर अब तक दूसरे देश से वापस लाए गए और 2014 से केवल 238 मूर्तियां लाई गई, उससे पहले बहुत कम मात्रा में आया है। तो भारतीय राष्ट्रीय गौरव का यह क्षण है कि हमारे पुरातन चीजों को जो लेकर लोग गए थे दूसरे देशों में। ध्यान रखिएगा, इसमें वाराणसी का अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति थी, चित्तौड़गढ़ का नटराज मूर्ति था, चोल काल का श्री देवी की मूर्ति थी, हनुमान जी की मूर्ति, राम लक्ष्मण सीता जी की अष्टधातु की मूर्तियां, भगवान बुद्ध की कई प्रतिमाएं शामिल है, जहां पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में से तस्करियों के द्वारा या अन्य माध्यमों के द्वारा ले जाया गया था। तो अब है कि इससे आपको पीटी फैक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि चोल में श्री देवी कौन थी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में सारे का उत्तर सर्च करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इतना पीटी फैक्ट तो आप कर ही सकते हैं जितना आप लोगों को समझा दिया गया है। चलिए आगे बात करूंगा। केस स्टडी है, देखिए पुलिस कर्मियों के द्वारा एक दावत दिया जाएगा, 2 दिनों का मिलेगा अवकाश। यह इसलिए मैं टिक लगाया था, इससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, पर जब आप अफसर बनिएगा तो अफसर बनने के बाद आपके अपने कर्मियों के प्रति क्या मानवीय स्वरूप होना चाहिए, ये जरूर आपको पता होना चाहिए। देखिए लगातार G20 शिखर सम्मेलन को आयोजित करने के लिए पुलिस कर्मी और जो भी कर्मी थे, वो स्वास्थ्य कर्मी हुआ या ए से लेकर ए ग्रेड से लेकर जो डी ग्रेड के अधिकारी, सभी लोग इसमें लगे हुए थे। आपको कर्मचारी से लेकर अधिकारी, पदाधिकारी सभी लोग लगे हुए थे। तो उनको इस सम्मान का लायक भी थे कि उनको राष्ट्रीय दावत भोज दिया जाए। उनको पुलिसकर्मी भोज देंगे, अपने सीनियर उनके होंगे और उनको अवकाश दिया जाए ताकि वो और भी बेहतर तरीके से काम कर सके। तो काम का बेहतर प्रबंधन के बाद उनको अनुभूति होनी चाहिए कि हमने कुछ किया है, तो इसको लेकर यह चीजें होंगी। अब राजनीतिक संबंधों को नया आयाम देंगे भारत और सऊदी अरब। भारतीय स्टार्टअप में वित्तीय मदद देगी सऊदी अरब। तो बहुत सी चीजें यहाँ पर अपडेट हुई है, तो साथ में याद रखिएगा सऊदी अरब भारत का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी देशों में एक है। दोनों देशों ने एक एग्रीमेंट के तौर पर बातें की है कि न सिर्फ एशिया बल्कि पूरे विश्व में शांति स्थिरता जरूरी है। पारंपरिक ऊर्जा संबंधों में नए परिवेश के मुताबिक विस्तारित करने की बात की गई। संयुक्त ऊर्जा साझेदारी का नाम दिया गया, जो यह एग्रीमेंट हुआ है समग्र साझेदारी का नाम दिया, समग्र ऊर्जा साझेदारी, जिसमें हम बात करेंगे तेल के कच्चे तेल के कारोबार का, नई रिफाइनरी को लेकर, रिफ्यूलिंग ऊर्जा को, रिन्यूएबल ऊर्जा को साथ में हाइड्रोकार्बन जैसे ऊर्जा के नए क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाएगा। ये सब कार्य किया जाएगा। तो समग्र ऊर्जा साझेदारी से संबंधित आपको पॉइंट बना लेने हैं, ठीक है ना, यह काम देगा आप लोगों को। सऊदी अरब लंबे अरसे से भारत में कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश रहा है। हालांकि कुछ दिनों में यह आंकड़े उतार चढ़ाव जरूर रहे थे, इन पर वो असर नहीं है। असर ये है कि हम कितने लंबे साझेदार हैं। अब भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी। तो ये सब भी चीजें आपको याद रखनी है, काम देगा। क्लियर है। चलिए आगे है कि भारतीय स्टार्टअप में वित्तीय मदद देगी। तो 2.8 अरब डॉलर का निवेश आपको सऊदी अरब पिछले कुछ दिनों से कर रहा है, जिससे बढ़ाकर वो आगे करने वाला है। तो ये सब आंकड़े आपको याद रखने पीटी फैक्ट के तौर पर कि कितना स्टार्टअप में मदद करेगा। वो भी वर्तमान में सऊदी अरब के साथ व्यापार हमारा 52 अरब हो रहा है, जिसे 100 अरब डॉलर तक ले जाने की दोनों देशों की साझा उद्देश्य है। तो इसके साथ ही गिफ्ट सिटी जो है, जैसे मुंबई, दिल्ली, गुजरात में गिफ्ट सिटी, वहां निवेश किया जाएगा। तो किन राज्यों में, किन क्षेत्रों में गिफ्ट सिटी है, तो ये भी आपको याद रखना है। मुंबई, दिल्ली, गुजरात में गिफ्ट सिटी है। क्लियर है। तो ये सब पीटी फैक्ट के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे अच्छे से कवर करना है। चलिए, अब चीन भी प्रशंसा किया है घोषणा पत्र का, कि उसने कहा है कि दो G20 वैश्विक जो चुनौतियों को निपटने के लिए हाथ मिला रहे हैं, जो कि दुनिया के लिए सकारात्मक संकेत दे रहा है। कहने का अर्थ है कि G20 सम्मेलन के बाद ब्रीफिंग हर देश में होती है, जो भी सदस्य देश है। इनके मंत्री भी, विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री आए थे। तो विदेश मंत्री चीन का प्रवक्ता जो है माओ निंग, उनके द्वारा ब्रीफिंग दिया जा रहा था अपने मीडिया कर्मी को। तो ये बातें की गई है। तो चीन का भी सकारात्मक रुख देखने को मिला है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगले वर्ष G20 का जो मुद्दा होगा, यह भी याद रखिएगा, असमानता होगा। यह आपको बात कौन बोल रहे हैं? अध्यक्षता प्राप्त होने के बाद ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के द्वारा ये बातें की गई हैं। उनके द्वारा असमानता का मुद्दा उठाया जाएगा, जो आने वाले समय में विश्व के बीच अल्प विकसित, विकासशील और विकसित राष्ट्रों के बीच असमानता की जो खाई है, उसको समाप्त करने संबंधी मुद्दे होंगे।
अब नेक्स्ट न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसे जरूर कवर कीजिएगा आप लोग। कम लागत से अधिक पैसे भेज सकेंगे प्रवासी, इसके लिए रेमिडेंस के लिए जो अभी वर्तमान दर है 6.21%, उसको घटाकर आपको 2000 अगले साल अगले कम करने के 5% और 2030 तक 3% करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि हम अधिक रुपये कोई भी आपको भेज सके। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट लाएगा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और तकनीकी की मदद से एक दूसरे के देश मनी ट्रांसफर कर सके। जैसे भारत में यूपीआई है, वैसे ही डेवलप किया जाएगा। एक आप यूट्यूब पर चैनल पर सर्च कीजिएगा, जो विदेशी मेहमान आए थे उन्होंने सब्जी जाके खरीदी है भारतीय यूपीआई का उपयोग करके, ठीक है ना। तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को समझा है कितना आसान है हमें एक दूसरे के साथ डिजिटल लेन देन करना। तो इसको लागू करने के लिए सभी समग्र रूप से आगे बढ़े हैं। तो इसीलिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें हम बात कर रहे हैं, क्या बात करेंगे कि जो ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है पर सहमति बनी है। तो यह आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। शिखर सम्मेलन वित्तीय समावेशन को लेकर गरीब और विकासशील देशों के बीच ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसके तहत हम यूपीआई कॉन्सेप्ट को अपनाएंगे, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाएंगे, जिसके बाद हम लोग रेमिडेंस जो भेजा जाएगा एक देश से दूसरे देश में, मान लीजिए भारत का कोई या अन्य देश, मान लीजिए ABCD कोई भी देश हो सकता है, ये वो कहीं जाके बाहर अमेरिका हो, कनाडा हो या कई अन्य देश, विश्व के कई अन्य देश में वो यहाँ से यहाँ पैसा भेज रहा है। तो इसके बीच अभी वर्तमान में 6.21 का परसेंटेज काटा जाता है। मान लीजिए 1000 रुपया भेज रहा है, तो 1000 रुपया में वो 6.21% आपको क्या देने होंगे, रेमिडेंस टैक्स देने होते हैं भेजने के लिए, ट्रांसफर टैक्स, जो घटाकर 3% करने का 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। तो जिसे इससे लाभ होगा, किसे होगा, जो भेज रहा है रेमिडेंस व्यक्ति, वो अधिक पैसे अपने देश में भेज पाएगा। इस तरह सभी देशों को लाभ होगा। तो यह बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट है कि हम सुगम व्यवस्थाओं को स्थापित कर सके। तो चलिए इसे भी ध्यान रखिएगा। अब विश्व का 50% रेमिटेंस आपको G20 देश से जुड़े देशों को भेजा जाता है। तो यह अहम है। जो 20 देश है वो विश्व के कुल रेमिडेंस जो भेजे जा रहे हैं एक देश से दूसरे देश में, अपने ओरिजिन देश को भेजा जा रहा पैसा, उसमें 50% योगदान रखता है। ये भी एक आंकड़ा बहुत ही आपको आगे काम देगा। अब 515 अरब डॉलर का रेमिडेंस किया गया था 2011 में, उसके बाद बढ़ के देखिए 713 अरब डॉलर हो गया 2021 में। और ध्यान रखिए 2023 अरब डॉलर रेमिडेंस हुआ 2011 में गरीब और विकासशील राष्ट्रों में। सोच के देखिएगा कि कितना आपको, हाफ 50% है जो आपको गरीब और विकासशील देशों में भेजा गया था। और 379 अरब डॉलर रेमिडेंस हो गया 2021 में गरीब और विकासशील देशों में। कुल 700 में आपको 300, तो 50% है जो रेमिडेंस भेजा जाता है। इस आंकड़े के अनुसार 50%, लगभग 50% आपको गरीब और अल्पविकसित विकासशील राष्ट्रों के द्वारा अपने देश में भेजा जाता है, जो एक देश दूसरे रोजगार के साधन के लिए अन्य देशों में वो जाते हैं रोजगार से, वहाँ से जो पैसे भेजे जाते हैं उस पैसे को रेमिडेंस हम लोग कहते हैं उस संदर्भ में। तो याद रखिएगा। चलिए फिट फैक्ट मुझे बताइएगा, बिहार में और यूपी में, दो स्टेट का आंकड़ा मुझे देना है। सबसे ज़्यादा रेमिडेंस किस बिहार के किस जिले में आता है और यूपी के किस जिले में आता है, ठीक है ना। तो मुझे बताइए, रोल मॉडल के तौर पर भी आपको राज्य गिने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, आयुष्मान भारत कार्ड को अब नए सीजन के साथ भेजा जाएगा गांव और वार्ड के स्तर पर, जिसमें 60,000 13 सितंबर से योजना चलेगी 17 सितंबर तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर। तो 60,000 गरीबों को पुनः 5 लाख रुपए के मुफ्त सालाना आयुष्मान कार्ड दिए जाएंगे। तो ये आंकड़े हैं, इसे जरूर आप देखिएगा, आंकड़े काम देंगे आने वाले समय में। अब चंद्रमा सूर्य के बाद समुद्रयान पर तैयारी कर रहा है भारत। मत्स्य 6000, अर्थात समुद्र के अंदर डीप में हम लोग 6 किलोमीटर तक जाके समुद्री संपदा का हम अध्ययन करेंगे, अध्यापन, अपनी विरासत को, अपनी ज्ञान क्षमता को और विकसित करेंगे। उसके लिए मत्स्य 6000 एक कॉन्सेप्ट लाया गया है, जो ध्यान रखिएगा वो समुद्र के 3 समुद्री यात्रियों को ले जाएगा 6 किलोमीटर के समुद्री गहराई में, अर्थात समुद्री तल यह है तो उससे नीचे 6 किलोमीटर तक हम लोग जाके इसका क्या करेंगे, आकलन करेंगे अपने क्षेत्रों में। अब उसके बाद हम इससे संबंधित डाटा को कलेक्ट करेंगे
और उसके बाद हम नए नए कॉन्सेप्ट जो भी वर्क का सामने उस पर हम लोग R&D करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, उसका सदुपयोग करेंगे। यह इसलिए भी उपयोगी होता है कि हमारा जो सी कॉन्सेप्ट है उस पर हम अपनी संपदा के संबंधी ज्ञान को और भी सिद्धित करेंगे और भी विकसित करेंगे। और जो भी प्राकृतिक संसाधन का अगर नवीनतम प्राकृतिक संसाधनों की खोज होती है उसको हम अपने एसेट के तौर पर शामिल कर सकते हैं। ठीक है। और एक चीज और बताइएगा मुझे, जब ये 6000 तक जा रहे हैं अर्थात 6000 आपको मीटर तक नीचे आपको जाएंगे, तो मुझे यह बताइएगा आप, ठीक है ना, कि सबसे निचला पॉइंट क्या है विश्व समुद्र का, कौन सा इसे नाम दिया जाता है निचले पॉइंट को। इस पर लगातार मैं चर्चा भी किया हूँ, हाल ही में चर्चा हुई है इसलिए पूछ रहा हूँ, तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए यह नित्य नूतन हो गई है प्रवृत्तियां, सनातन धर्म के बारे में परिचर्चा की। अगर आप सनातन धर्म से संबंधित विचारधारा रखते हैं तो अपने सनातन को पहचानने के लिए एक लेख को जरूर पढ़िएगा, अन्यथा आप जो चीज़ समझ सकते हैं इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम ओरिएंट चीज़ों को समझाता है क्या कि आपके ओरिजिनिटी को किस रूप से हमें व्याख्यात करनी चाहिए, सनातन को समझने की आवश्यकता है। इसको लेकर आप अपने राय जरूर कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिएगा और बढ़िएगा आगे। चलिए नीचे हम देखते हैं। भारत ने दिखाया अपना वैश्विक दृष्टिकोण, जो लगातार मैं 2 दिन से चर्चा कर वही बातें यहाँ की गई है, जिसमें आपको भारत कैसे अपने G20 शिखर सम्मेलन में बेहतर प्रबंधन कर पाया, कौशल नेतृत्व कर पाया और एक सफल विजन दे पाया, जिसमें 9 सितंबर को ही विजन घोषणा पत्र को लागू कर दिया गया, उसे प्रस्ताव को अंगीकृत कर लिया गया। तो वो डायरेक्ट अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष तौर पर जो बातें की जा रही थी कि रूस यूक्रेन के मामले में प्रत्यक्ष बातें होगी, अप्रत्यक्ष ही सही क्षेत्रीय अखंडता का सवाल जो जब भारत ने उठाया तो अप्रत्यक्ष तौर से भारत ने संदेश दे दिया कि वो रूस यूक्रेन के बीच जो विवाद है, चीनी दूतावास को चीनी ताइवान तिब्बत के मामले में, इजराइल और फिलीपींस के बीच जो युद्ध हो रहा है उसमें न स्वीकार है न ही वांछनीय है। वस्तुतः भारत भू राजनीतिक शत्रुता रखने वाले देशों को वैश्विक जिम्मेवारी का एहसास दिलाया। कि मैंने एक बात आप लोग को याद है, जब चीन ताइवान का मामला चल रहा था, मैंने आप लोग को बताया था कि भू क्षेत्र का अधिकार करना वर्तमान जरूरत माना जा सकता है किसी देश के द्वारा, पर एकमात्र यह कारक नहीं हो सकता है कि हम पृथ्वी पर जो मानवीय स्वरूप को बनाए रखने का एकमात्र कारक जो होता है उसका उल्लंघन यह कर रहा है। तो नैतिक जिम्मेवारी राष्ट्रों की होनी चाहिए कि वो वर्ल्ड ग्लोबली तरीके से उसका नैतिक जिम्मेदारी है क्या वर्तमान संदर्भ में पृथ्वी के जो लोग रह रहे हैं उसके लिए हम एक थ्रेट क्रिएट करें। जैसे रूस यूक्रेन के मामले में इनका क्षेत्रीय जरूर मामला हो सकता है, तो क्या यह केवल रूस यूक्रेन के बीच क्षेत्रीय मामला रह गया है? क्या विश्व के अन्य देश इसके खाद्य श्रृंखला से प्रभावित नहीं हुए हैं? लोगों का मुद्रास्फीति, खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि हुआ जिससे विश्व के प्रत्येक राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति तक इसका असर हुआ है। तो रूस और यूक्रेन का ये नैतिक जिम्मेवारी बनता है कि आप किस संदर्भ में युद्ध लड़ रहे हैं। आपको युद्ध के लिए एक निश्चित समाधान, संवाद का कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाहिए और जो भी डिस्प्यूट है उसको एक बेंच पर आकर संवाद के स्तर पर आइए। तो जहां मैंने आप लोगों को कभी याद बताया है वाद, प्रतिवाद और संवाद का कॉन्सेप्ट, तो संवाद आप करिए और भारत यही बातें बार बार बोल रहा हर मंच पर, और इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। भारत ने अप्रत्यक्ष तौर पर यह स्पष्ट धारणा विकसित करने के लिए बातें की है, आग्रह किया है कि आप क्या कीजिए, आप एक मंच पर आइए। और बहुत मुद्दे हैं जिस पर हम परिचर्चा कर सकते हैं। आपको बेरोजगारी, निधनता, मुद्रास्फीति, खाद्य सुरक्षा, काला धन, मनी लॉन्ड्रिंग, आर्थिक अपराध जैसे ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिसको हम पर परिचर्चा करनी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा जलवायु परिवर्तन को लेकर जो स्थिति, इस परिस्थिति बनी हुई है, हमको एक साझा विकल्प डेवलप करना है। इसके साथ हम ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस डेवलप किए हैं, सौर ऊर्जा अलायंस डेवलप है, तो इसके लिए हम साझा रणनीति बना सकते हैं। वैश्विक तौर पर यह समस्या है, वैश्विक तौर पर यह समस्या नहीं है कि कोई देश अपनी संप्रभुता दूसरे देशों की संप्रभुता के साथ वो आंकना चाहता है, वो भारतीय क्षेत्र की बात की जा रही हो या विश्व किसी देश की बात की जा रही। कुल मिलाकर बात यही होनी चाहिए कि हम कब तक क्षेत्रीय अखंडता के सवाल पर वैश्विक जिम्मेदारी से भागेंगे। तो यह वैश्विक जिम्मेदारी यह है कि हम
एक बेहतर और समग्र विकास को डेवलप करे, जो सतत लोगों तक पहुंच पाए, सतत विकास के रूप में पहुंच पाए। यह बातें आपको ध्यान में रखनी, यही बात आपको यहाँ पर किया गया है। लगातार चर्चा पर चर्चा हो रही है। ध्यान रखिएगा, जल्द ही भारत और ब्रिटेन के बीच FTA के अंतिम रूप देने का प्रयास किया जाएगा। तो भारत ने 12वीं भारत ब्रिटेन आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता समापन पर निश्चित तौर पर FTA में कुछ चर्चा हुई है, जहां पर हम FTA का अगला रूप देखेंगे। तो जल्द ही भारत और ब्रिटेन FTA स्वरूप अंतिम रूप में जाएगा। इसके लिए PT फैक्ट आपको तैयार रखने हैं, मेंस फैक्ट तैयार रखने हैं। तो यहाँ PT फैक्ट भी बहुत सी चीज़ें दी गई हैं, तो आप इसे देख लीजिएगा। यहाँ से बहुत PT फैक्ट निकाले जा सकते हैं खेल से, तो इसे जरूर आप देखिएगा। चलिए फिर खेल में नोको जोकोविच 24 नॉट आउट आपको उपलब्धि हासिल की है। ओपन जो ग्रैंड स्लैम में है, बिग 3 के ग्रैंड स्लैम खिताब इन्होंने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 10 बार जीता, 3 फ्रेंच जीता, 7 विंबलडन और 4 US ओपन इनके द्वारा जीती गई है। तो यह कहीं ना कहीं रिकॉर्ड इनके नाम आता है। तो यह भी PT फैक्ट आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। अब है कि जो दुनिया रेल रोड पहुंचेगी, भारत भेजेगा खजाना, तो भारत भरेगा खजाना, इस प्रकार से जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया यूरोप और भारत जो कॉन्सेप्ट है, इस पर मैंने कल भी आपको न्यूज कवर किया, याद है। यह पिक्चर आपको मैंने अपलोड कर दिया हूं, आप इसे कल के पिक्चर में देख सकते हैं जाके PPT पर। आपको दैनिक जागरण वाले DCA वाले ग्रुप में आपको सारे इसके कॉरिडोर के बारे में आपको दिया गया है। इसे देखकर समझ सकते हैं भारत कैसे कैसे जाएगा। यहाँ सबसे पहले आएगा, भारत जाएगा UAE में, UAE से सऊदी अरब, सऊदी अरब से जॉर्डन, जॉर्डन से इजराइल, इजराइल से इटली, फ्रांस, जर्मनी जाएगा वो। ध्यान रखिएगा, यह कॉरिडोर मध्य यूरोप ओबोर जो परियोजना है और सीपेक परियोजना जो चीन का है, जो वैश्विक तौर पर यह कहता है कि हम सिल्क रोड को पुनः विकसित करेंगे और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में अपना योगदान सृजित करने का प्रयास करेंगे। जो भारतीय अखंडता और भी वैश्विक तरीके से एक थ्रेट के रूप में देखा जा रहा था कि वो गरीब राष्ट्रों को क्या करता है, या आप कर्ज देता है। जैसे पाकिस्तान का कर्जा हाल होने का मुख्य कारण यह भी है कि वो सीपेक में अंधाधुंध पैसे को लगवाया और उसके बाद उसका आउटपुट उसे प्राप्त नहीं हो पा रहा है। उसी तरह श्रीलंका जैसे देशों का भी स्थिति यही है कि उसने वित्तीय कर्ज इस नाम पर दिए थे। तो एक यह भारत का जो शुरुआत है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है क्षेत्रीय संप्रभुता के प्रश्न को इसमें जीवित रखा जाएगा। जो भी कॉरिडोर यहाँ निर्मित किया जा रहा है, पानी वाले, रेल में, रोड में, तो यह क्या किया जा रहा है, क्षेत्रीय संप्रभुता को महत्ता दी जा रही है। इसके लिए PT फैक्ट मैंने परसों भी तैयार किया है और आप लोग इसे जरूर देखिएगा। 20 अरब डॉलर के लागत का अनुमान है इस प्रोजेक्ट में खर्च होने का। तो यह भी कैसे काम करेगा कॉरिडोर, इसका सारे बारे में चर्चा दिया हुआ है। BRI जो आई है, जो चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका प्रतिरूप माना जा रहा है। ये सब बातें आपको ध्यान में। चलिए तो फिर हम लोग मिलते हैं कल एक नए न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।